और आगे पढ़ते पढ़ते पीछे वाला नहीं ना भूल गया। तो अभी तो पता है ना कि मनी एंड बैंकिंग का क्लास चल रहा है, ठीक है। और उसमें पढ़ लिए थे, ये पूरा इधर वाला पढ़ लिए थे हम पिछले क्लास में, ये सारा बात डिस्कस हो चुका है। वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में भी मुद्रा बाजार अभी केवल पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। मनी मार्केट में एक तो मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का कार्य वगैरह ये सारा चीज डिस्कस हो गया था। उसके बाद से फिर भारतीय रिजर्व बैंक का परिचय, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य, मौद्रिक नीति से लेकर बाकी सारी चीजें, करेंसी कैसे जारी होता है, विदेशी मुद्रा को कैसे हैंडल करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है, ये सारा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये सारा कवर हो गया। अब इस सेक्शन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन में आपको स्पेशली पढ़ना है किसके बारे में, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, ठीक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय महिला बैंक, अभी तक जितना बैंक का आप नाम सुने होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पैसा पेमेंट करते हैं ना, आरटीजीएस करते हैं, नेफ्ट करते हैं। उसके बाद से अलग अलग प्रकार के अकाउंट होता है, डेबिट सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, डिमेंट अकाउंट होता है, जिससे शेयर की खरीद बिक्री की जाती है। ये सारा बैंकिंग व्यवस्था का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको समझेंगे और बैंकिंग क्लासिफिकेशन और बैंकिंग व्यवस्था को थोड़ा समझेंगे। इसमें से एक आपने ये पढ़ लिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और इसका डेवलपमेंट पूरा पढ़ लिया कि अभी वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, ठीक है। शुरुआत में पहले सिर्फ 1955 में था भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद से 14 प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया 14 जुलाई 1969 को, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था। उसके बाद से फिर आगे 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14, 6, 20 और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोटल 21। फिर ये घटते घटते पूरी बैंकिंग सिस्टम भारत सरकार के हाथ में अभी टोटल 12 सार्वजनिक बैंक काम कर रहे हैं। इसमें एक दो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए बनी है। एक तो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934, जिसके माध्यम से आरबीआई सारी व्यवस्था को हैंडल करता है, और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके माध्यम से पूरा हमारा बैंकिंग व्यवस्था रेगुलेट होता है, ठीक है। तो एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पढ़ लिए थे कि जिसमें सरकार के शेयरधारिता या सरकार के पूंजी 50% से अधिक लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकारी बैंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, सरकारी बैंक है। फिर एक पढ़े होंगे आप इसी के साथ प्राइवेट बैंक किसे कहते हैं, तो प्राइवेट बैंक में पढ़े होंगे कि आप स्पेशली जिसमें शेयरधारिता या अंशधारिता या जिसका मालिकाना हक 50% से अधिक किसी प्राइवेट पार्टनर के पास है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट बैंक। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक है। मतलब इसका मालिक, इसका फंक्शन पूरा कौन करता है, प्राइवेट पार्टनर करता है। लेकिन इसको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत और आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत सारी व्यवस्थाओं को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीआरआर और एसएलआर जमा करना है, वैसे एक्सिस बैंक को भी अपना सीआरआर और एसएलआर जमा करना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीज़ों को मतलब उस पर छूट मतलब वो प्रदान प्राप्त कर सकता है, वैसे बाकी प्राइवेट बैंक भी उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ एक बैंक पढ़े होंगे आप, फॉरेन बैंक या विदेशी बैंक, ठीक है। विदेशी बैंक ये बढ़ते घटते रहते हैं, और विदेशी बैंक अभी 46, कॉपी में आप 44 लिखे हैं, उसको काट कर बाद में कर लीजिएगा। 46 अभी फॉरेन बैंक गूगल पे आप सर्च करेंगे वर्तमान में कितने हैं, तो अभी 46 फॉरेन बैंक काम कर रहे हैं। जैसे दोहा कतर का है, कुवैत का है, जहाँ पे भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं सामान्यतः, वहीं का बैंक सामान्यतः भारत में आपको देखने को मिलेगा। बैंक इन द सेंस को उसका पूरा प्रशासन और सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज हो रही है, उसका कोई ब्रांच यहाँ पे भारत में खुला होगा और बैंकिंग सिस्टम को क्या कर रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा। तो ये 3 आप पढ़ चुके हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक प्राइवेट बैंक और एक पढ़ लिए हैं आप फॉरेन में। बाकी कुछ कुछ चीज़ें और बाकी हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले बैंक के बारे में और उसके बाद से फिर आगे अकाउंट्स वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन समिति बनी है इसके ऊपर, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। उसके बाद से नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एटीएम कार्ड आपका कैसे काम करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब अलग अलग फीचर्स इसके क्या होते हैं, ये सारा चीज़ आपको बारी बारी से आएगा। तो अगले लगभग 5 से 6 क्लास तक पूरा ये बैंकिंग सिस्टम अभी चलेगा और पूरा जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें होती हैं वो सारा मतलब आपको कराया जाएगा। तो बैंकिंग क्लासिफिकेशन में आप एक तो फ्लो चार्ट बना लिए हैं, एक फ्लो चार्ट और है बैंकिंग क्लासिफिकेशन का जो हमने, ये देखिए बोर्ड पे, इसको टेलीग्राम पे डाला जाएगा, आप जाकर घर पे इसको बढ़िया से एक फ्लो चार्ट और बना लीजिएगा।
इसमें लगभग सारी बैंकिंग को, भारत में जितने प्रकार के बैंक हैं, आपके दिमाग में कोई भी बैंक का नाम आ जाए वो बता देंगे कि वो कहाँ फिट बैठता है। तो सोचिए कोई बैंक का नाम, बताते हैं कि इसमें कहाँ फिट बैठेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सोचते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप सोचते हैं कि शेड्यूल बैंक है, तो इसी शेड्यूल बैंक का यहाँ पे दिया गया है शेड्यूल बैंक। आप सोचते हैं नॉन शेड्यूल बैंक है, तो नॉन शेड्यूल बैंक। आप समझते हैं सर कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। आप कोऑपरेटिव बैंक सोच रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव बैंक, इसमें अर्बन होता है, स्टेट होता है, सेंटर होता है, और ये PACS मतलब एक करके होता है। उसके बाद से आप रीजनल रूरल बैंक आप नाम सुने होंगे, आपके गांव में होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार में होगा उसका होगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो आपके मोड़ चौराहे पे आपके गांव के क्षेत्र में जो बैंक खुला वो सब क्या है, RRB है, रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो ये आपने सुना होगा। एक लोकल एरिया बैंक के नाम आपने सुना होगा, पेमेंट बैंक होता है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का आपने नाम सुना होगा, जियो पेमेंट बैंक का आपने नाम सुना होगा। तो कोई भी आप बैंक सोचेंगे इसी फ्लो चार्ट में कहीं ना कहीं वो फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार समझेंगे और जाके घर पे इसको बढ़िया से बना के 3-4 बार पूरा इसको समझ लेना है कि पूरा बैंकिंग का क्लासिफिकेशन जो है आप बढ़िया से समझ लें। इसके पहले जो बनाया है वो भी सही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग स्टाइल से इसको बनाया गया है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी ऐसा बैंक आप सोच ले इस फ्लो चार्ट में, जरूर उसको कहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, या इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान। जैसे मनी मार्केट या फिर मार्केट के बारे में बताए थे कि जिसके पास भी कुछ ज़्यादा होता है वो सेल करने आता है, जिसको ज़रूरत है वो परचेज करने आता है। मार्केट का सामान्य सा यही सब फीचर काम करता है। तो मनी मार्केट है तो नाम ही है इसका मनी मार्केट, यानी मुद्रा का क्या होगा, क्रय बिक्री होगा। जिसके पास एक्स्ट्रा मुद्रा है वो लाकर अपना डिपॉजिट करेगा और जिसको ज़रूरत है वहाँ से वो निकाल कर लेकर जाएगा। अब इस बीच में काम करने के लिए तो कुछ ऐसा संस्था होनी चाहिए ना जो इस बिचौलिए के काम करे, मध्यस्थता का काम करे, तो उनको हम बोलते हैं वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। जो इस बिचौलिए का काम करता है, एक तरफ से पैसा को जमा करवाता है, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उसको क्या करता है, हैंड ओवर करता है। मतलब एक तरफ कस्टमर को पैसा को लेता है और दूसरी तरफ जिसको लेंडर मतलब जिसको लोन चाहिए उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब ये वित्तीय संस्था न रहे तो पूरा इकोनॉमी का ये बैकबोन माना जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये ठीक से अगर काम नहीं करेगा तो मार्केट में सारी चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं, जैसे हाउस होल्ड के पास बहुत सारा सेविंग पैसा रखा गया है, वो बैंक में नहीं जमा करेगा तो दूसरा जो लोन लेकर, मान लो कि कोई पैसा 20 लाख रुपया जमा किया, 20 लाख बैंक के पास आया, कुछ CRR और SLR रखा और उसमें से मान लो कि 10 लाख रुपया लोन में घुमा दिया। एक व्यक्ति 10 लाख रुपया लोन लेकर गया, उसके बाद से जाकर कुछ आटा चक्की और कुछ ऐसा मशीन लगाया, तो या कोई छोटा सा फैक्ट्री खोलने का वो प्लानिंग कर रहा है, तो फिर वो फैक्ट्री खोलेगा तो उसके लिए गिट्टी, छड़, बालू ये सारा चीज़ खरीदेगा, 2-4 लेबर हायर करेगा, तो गिट्टी वाले को उसका दुकान चलेगा, छड़ वाले का दुकान चलेगा, बालू वाले का दुकान चलेगा, 2-4 लेबर काम करेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जिस चीज़ का उत्पादन करेगा तो फिर हमारा GDP उससे बढ़ेगा, क्योंकि GDP तो ओवरऑल भारत का उत्पादन ही है ना। फिर उससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, फिर उत्पादन होगा तो सरकार को कुछ टैक्स मिलेगी, जो व्यक्ति पैसा जमा किया उसको कुछ ब्याज में भी पैसा मिल जाएगा। बैंक जो बीच में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका रोजी रोटी वहाँ से चल रहा है। अब बीच में से बैंक हटा दो, वो पैसा घर पे रखे रह जाएगा, इसको जरूरत है तो इसको मिलेगा ही नहीं। तो फिर ये इतना सारा एक्टिविटी जो इकोनॉमिक हो रहा था, ये सारा चीज़ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए किसी भी कंट्री के अंतर्गत वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था किस लेवल पे काम कर रही है, बहुत सारा चीज़ मैटर करता है उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये तो बहुत पहले से ही भारत में शुरुआत हो गई थी, अंग्रेजों के समय से। सरकार भी समय समय पर इसको ठीक ठाक रखने का पूरी तरह से प्रयास करती है। तो इस पूरा मनी मार्केट को रेगुलेट मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वित्तीय संस्था है जो एक तरफ से पैसा को रिसीव करता है, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उसको क्या करता है, वापस मतलब उसको लोन में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं वित्तीय संस्था, या इसको इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थता ये करता है, बिचौलिए का काम करता है। इतना बात समझ गए। अब ये 2 कैटेगरी में है, एक है बैंक और दूसरी तरफ है NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब है बैंक लेकिन आम बैंक की तरह ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक्जिम बैंक है, ठीक है। अच्छा, उस पर अभी पढ़ेंगे। तो एक है NBFI यानी नॉन बैंक और एक तरफ है बैंक। तो 2 बात समझ गए, एक तरफ है पूरा भारत के बैंकिंग सिस्टम, एक तरफ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी वो बैंक की तरह कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं। अब हमारा जो बैंक है इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं शेड्यूल बैंक और एक को बोलते हैं नॉन शेड्यूल बैंक।
शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक का सामान्य सा डिफिनेशन आपको बताया था अभिषेक सर ने कि जो शेड्यूल बैंक होता है वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसी का एक अनुसूची है 2, तो उसके सेकंड शेड्यूल में अगर शामिल है कोई बैंक का नाम लिखा हुआ है तो बस समझ जाइए वो कौन सा बैंक है, शेड्यूल बैंक। और भारत के लगभग अधिकांश बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक है। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक मात्र 3 ही हैं जो अभी लगभग पूरी तरह से वो फॉर्म में नहीं है, मतलब उनको ज़्यादातर मतलब चर्चा में नहीं रहते हैं, तो नॉन शेड्यूल बैंक है 3। जो भी शेड्यूल बैंक होते हैं उनको सीआरआर और एसआरआर को जो भी कोटा है उसको रखना पड़ता है। जब भी बैंक से लोन उधारी में चाहिए आरबीआई से उनको लोन उधार में मिल जाता है, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक के साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, उनको सीआरआर एसआरआर ये सब फॉलो करना नहीं पड़ता है। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो जो शेड्यूल 2 में शामिल है वो शेड्यूल बैंक है, जो 2 में शामिल नहीं है वो सबके सब क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक है। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, एक बात कि बैंक किसे कहते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये बात लिखा हुआ है कि बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक उसे कहते हैं कि जो ग्राहकों का पैसा जमा करे और जरूरत पड़ने पर उसको क्या कर दे, वापस कर दे, यानी जब वो लेने आए तो उसको क्या कर दे, वापस कर दे। ये बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक का। ये परिभाषा लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कि बैंक का मतलब है कि कस्टमर का पैसा जमा करे और जब उसको जरूरत है या बैंक में जब भी लेने आए उसको क्या करे, प्रोवाइड करे। और बीच में जो बिचौलिए का काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सामान्यतः बैंक बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब ये हो गया शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, अब शेड्यूल बैंक के भी 2 टाइप है, एक बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, और एक को बोलते हैं शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इनका फंक्शन कुछ अलग होता है, इनका फंक्शन कुछ अलग होता है। जितना कमर्शियल बैंक है वो लगभग पूरी तरह से आपको पैसा मतलब वो आपके पैसे को जमा करेंगे, लोन वगैरह जितना सारे फीचर्स को फुलफिल करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एक अलग उद्देश्य से इसको खोला गया है, आगे समझेंगे इसके बारे में। तो एक होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक होता है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। 2 बात समझ गए? अब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल बैंक और एक होता है डिफरेंशियल बैंक। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक बैंक और डिफरेंशियल बैंक मतलब विशेषीकृत बैंक या विभेदिक बैंक इसको हिंदी में कहा जाता है। अंतर क्या है, जितने सारे यूनिवर्सल बैंक है तो इसका नाम ही है सार्वभौमिक बैंक। एक बैंक को जो भी काम करना होगा सारा काम ये करेंगे, किसी का पैसा जमा करना, जरूरत पड़े तो उसको लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना, सभी प्रकार के खातों को खोलना, सारा काम एक बैंक का होगा, पूरा का पूरा काम करेंगे कौन, यूनिवर्सल बैंक। अब इनका नाम ही है डिफरेंशियल, मतलब इससे अलग होंगे, विभेदित बैंक इसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, वो केवल आपसे जमा स्वीकार कर सकता है लेकिन आपको लोन नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये अलग है, जबकि ये पूरी तरह में आपको जमा भी स्वीकार करेंगे, लोन भी प्रोवाइड करेंगे, आपको डेबिट कार्ड भी देंगे, क्रेडिट कार्ड भी देंगे, सभी सुविधाएं देंगे। लेकिन इनका फीचर थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसका नाम ही है डिफरेंशियल, मतलब इससे ये अलग है। बात समझ में? इनको पीएसएल मतलब प्राइवेट जो वो लोन, इनको कि 40% एमएसएमई एग्रीकल्चर इन सबको लोन देना है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अपने टोटल लोन का 75% छोटे छोटे उद्योगों, किसान, इन सबों को लोन क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये जितना मर्जी पैसा जमा कर सकते हैं लगभग, लेकिन इनके साथ खासियत है पेमेंट बैंक है तो एक साल में 2 लाख या सामान्यतः 1 लाख से ज़्यादा पैसा आप एक साल में जमा नहीं कर सकते हैं। ये आपको डेबिट कार्ड दे सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं देंगे। बात समझ रहे थे? इनको बोलते हैं डिफरेंशियल बैंक या इनको बोलते हैं यूनिवर्स बैंक। यूनिवर्स बैंक मतलब सारी सेवाएं आपको प्रदान करे, डिफरेंशियल बैंक मतलब क्योंकि कुछ सेवाओं पर आपको क्या होगा, बंद, मतलब वो कुछ सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी। कितना बात समझ गए? यूनिवर्सल बैंक के अंतर्गत 3 बैंक को शामिल किया जाता है। एक यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर बैंक, टोटल भारत में अभी कितने हैं, 12। एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक, 22 आपने पीछे लिखा है, 21 उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अभी है कितना, 21, बाद में कर लेना भाई, अभी अब उसको करने के चक्कर में पड़ जाओ। और तीसरा है फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक, अभी कितना है, 46। ये भी समय समय पर ये बदलते रहता है। ठीक है, कभी सरकार अनुमति दे दी, आरबीआई अनुमति दे दी तो भारत में खुल जाता है और फिर ये खुलते भी रहता है, बंद भी होते रहता है। तो वर्तमान में आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्तमान में फॉरेन बैंक कितना है, तो कितना है भाई, 46। तो यूनिवर्सल बैंक के अंतर्गत यानी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत यूनिवर्सल बैंक हैं। टोटल 3 प्रकार के, पब्लिक यानी सार्वजनिक यानी सरकारी बैंक, उसके बाद से प्राइवेट बैंक और उसके बाद से एक है आपका फॉरेन बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत पड़ता है? नेक्स्ट जो डिफरेंशियल बैंक है, इसमें टोटल 4 कैटेगरी के बैंकों को शामिल किया जाता है, जिसमें से सबसे है आपका
रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो आपके बिहार में टोटल है 43, जिसमें से मान लो 2 बिहार में काम करता है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार गंगा नदी के ऊपर वाला जितना उत्तर बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, गंगा नदी के दक्षिण में बिहार में चले जाओगे तो वहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो 1975 से ये चालू हुआ, 1976 में इसके लिए एक्ट बना और वहाँ से ये फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर गाँवों में आपके चौक चौराहे पे जितने सारे बैंक दिख रहे होंगे सबके सब किधर के होंगे, आरआरबी वाले सेक्शन के होंगे। वो बोलो ना जी, नो आपके गांव और चौक चौराहे पे कोई बहुत बड़ा एचडीएफसी का और बहुत बड़ा एक्सिस बैंक का बैंक नहीं खुला होगा। ठीक है, अब आरआरबी देखोगे तो इसका एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, तो आरआरबी का बोर्ड देखकर उस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देख के चौंक मत जाना, तो सेंट्रल बैंक इट सार्वजनिक है नहीं, इसके एक स्पॉन्सर्ड बैंक नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें 100% जो कैपिटल लगता है 50% भारत सरकार का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और रिमेनिंग जो 35% पैसा है वो स्पॉन्सर्ड एक बैंक होता है उसका होता है। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो बोर्ड लगा होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसी के कहीं कोना में लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये मत समझिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है तो उसका स्पॉन्सर्ड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो लिखा होगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो ये मत समझिए नीचे कोना में कहीं पे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, तो ये मत समझिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक है। बात समझ में आ गया? तो अब आपके सामान्यतः गांव क्षेत्र में जो होगा इसी कैटेगरी में होगा, तो कभी गांव मोड़ पे जाइएगा तो देखिएगा इस बैंक के बारे में। नेक्स्ट एक होता है लोकल एरिया बैंक, अभी ये मात्र 2 ही है। ठीक है, लोकल एरिया बैंक की खास बात है कि सामान्य तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करते हैं, अभी बोले डिफरेंशियल, ये विभेदित बैंक है, इनके जैसा काम नहीं करते हैं। तो जो भी लोकल एरिया बैंक बनता है वो पूरी तरह से वो खोलने की आज़ादी उसको नहीं होती है, सामान्यतः वो 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट को, अधिकतम 3 ही डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकता है बैंक, उससे अधिक डिस्ट्रिक्ट में उसका ब्रांच वगैरह नहीं खोल सकता। वैसे इसका भी है आरआरबी का, ये भी स्टेट का है, कोई एक ही स्टेट ही रीजनल होता है, एक ही स्टेट को फॉलो करेगा। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कुशीनगर में अपना ब्रांच नहीं खोल सकता है, उसके लिए यूपी का कोई ग्रामीण बैंक होगा वो अपना ब्रांच वहां पे खोलेगा। ठीक है, ये तो सार्वभौमिक है, ये तो कहीं पे भी अपना सेटअप लगा सकते हैं, भारत के विदेशों में भी अपना शाखा खोल सकते हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट इनको अनुमति देती है तो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत में भी उसका कुछ मतलब, भारत में तो पूरा सेटअप है ही, भारत का सबसे बड़ा बैंक है ही, लेकिन विदेशों में भी काम करने वाले भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दुबई, कुवैत, ये सब जहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद से एक ये होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लगभग अभी भारत में ये काम कर रहे हैं कितना, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट कैटेगरी है इसका पेमेंट बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, ये सब पेमेंट बैंक है, ये सब काम करते हैं। अभी टोटल कितने हैं भारत में? 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल बैंक, मतलब ये सार्वभौमिक बैंकों से इनका एक अलग फंक्शन है और एक अलग प्रकार से ये काम करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परसेंट बोलो ना जिस। नेक्स्ट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव इसका नाम ही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की भांति काम करेगा। अब इसमें भी 3 कैटेगरी इसका है। पहले शेड्यूल इस कोऑपरेटिव बैंक का, एक अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो 3 लेवल पे ये खुद ही काम करता है। उसी में एक है PACS, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पेशली ये मतलब किसानों वसान के लोन देने के लिए इसको बनाया गया। तो ये 4 प्रकार के ये बैंक है जो आपको आता है। शेड्यूल बैंक भी है, कमर्शियल बैंक भी है, सॉरी शेड्यूल बैंक भी है, और ये कमर्शियल नहीं है, क्या है? कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब बैंक की श्रेणी में आते हैं, शेड्यूल बैंक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल बैंक है। और ये किस प्रकार के हैं? कोऑपरेटिव है, ये कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल इन द सेंस कि पूरा प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, लेकिन इसका कोऑपरेटिव नाम ही है, मतलब जो भी इसमें बैंक का खाता धारक होगा उसको कुछ सहयोग करने के लिए इसको बैंक को क्या किया गया है? बनाया गया। बोलो ना जैसे। उसके बाद से इसका सेकंड टाइप है जिसमें आप पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन आम पब्लिक के साथ इनका जुड़ाव नहीं होता है। इनको बोलते हैं ऑल इंडिया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ये पूरे भारत लेवल पे काम करेंगे। जैसे एक एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो भी व्यापारी भारत से बाहर व्यापार करते हैं उनके लिए ये काम करता है। कभी डॉलर रुपये एक्सचेंज, मतलब डॉलर से रुपये एक्सचेंज करना हो, कुछ और काम करना हो, विदेशी करेंसी को कुछ इधर उधर करना हो, तो ये सारा काम कौन करेगा? एक्जिम बैंक करेगा। उसके बाद से एक बैंक है आपका नाबार्ड बैंक, नाम सुने होंगे। तो ये भी ग्राउंड पे नहीं काम करता है, इसका कमांड है, ये जितना आपका कोऑपरेटिव बैंक है इन सारे को, सॉरी ये आरआरबी जितने सारे बैंक हैं इस सब आरआरबी के ऊपर कमांड है किसका? नाबार्ड का।
तो पूरे भारत लेवल पे इसको पैसा सरकार देती है, सरकार नाबार्ड को पैसा दे दी, नाबार्ड अब सारे ये आरआरबीज को पैसा देगी कि किसको कितना लोन देना, वहीं से वो सारा डिसाइड करके, मतलब इसका ये तो फॉलो करते हैं आरआरबी, नियम कानून फॉलो करेंगे किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन इनके ऊपर जो पूरा मैनेजमेंट का कमांड होगा वो किसका है, नाबार्ड का। और आम पब्लिक का इन बैंकों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है। ये जैसे एक्जिम बैंक है, तो मान लो कि जो विदेश व्यापार करने वाले हैं उनको से हेल्प करना है तो वो बैंक को पैसा देगा, बैंक उसको आगे फिर उसको हैंडल करेगा। नाबार्ड बैंक है, सरकार नाबार्ड को पैसा देगी, अब नाबार्ड आगे किस तरह से पब्लिक के पास कैसे पहुंचाना है वो सारा चीज कौन करेगा, नाबार्ड। अब ऐसा नहीं कि नाबार्ड में वो खाता खोल दिया और वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। नाबार्ड आपको नाबार्ड का कहीं पे ऑफिस मिला है गोपालगंज में, कहीं नहीं मिला, लेकिन आरआरबी को मिलेगा। और सरकार नाबार्ड को पैसा देगी, नाबार्ड आरआरबी को देगा, फिर ये पैसा फिर पब्लिक के पास क्या होगा, पहुंचेगा, ठीक है। एक आप एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से एक सिडबी, छोटे छोटे लघु उद्योगों को लोन देने के लिए इसको बनाया गया है, जिसका नाम है सिडबी, और इसी में एनएबी एफआईडी इसको पढ़ेंगे। ये अभी नया 2022-23 से ये परिचालन में है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से एक प्राइमरी डीलर है, टोटल 21 अभी भारत में काम कर रहे हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड कंपनी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका भारत का बैंकिंग सिस्टम हुआ। कहानी यहाँ से शुरू होगी कि बैंक किसे कहते हैं, और कहानी जाके एनबीएफसी पे जाके क्या होगी, खत्म होगी। तो पूरा भारत का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट खत्म माना जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने समझ गया पूरा बैंक कैसे काम करता है। उसके बाद जो इसमें मिसलेनियस शब्द आता है कि चेक कैसे क्लियरेंस होता है, चेक बाउंस कब होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, नेफ्ट वगैरह, ये सारा चीज़ क्या होता है, उसके बारे में सारा 2-3 क्लास होगा। कौन सी कमेटी बनी है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, ये सारा बात आएगा, तब जाकर ये चीज़ें पूरी तरह से, मनी मार्केट पूरी तरह से खत्म होगा। उसके बाद से फिर आएगा आपका फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें शेयर बाजार वगैरह सारा चीज़ आएगा। बोलो ना जैसा, तो सारा चीज़ तो बता ही दिया जाता है, लेकिन घर पे पढ़ते नहीं हो। सरकारी और प्राइवेट बैंक कैसे कहते हैं यही भुला जाते हो, ठीक है। तो बहुत दुख की बात है, आप घर पे जाके पढ़िए और इसको समझिए बढ़िया से, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आए तब तक पढ़िए। बोलो ना जिसने। नेक्स्ट आगे लिखिए कुछ बातें। तो आप ये लिख लिए है, कमर्शियल बैंक का परिभाषा लिख लिए होंगे आप। हाँ बोलो, खड़ा होकर तेज बोलो। गवर्नमेंट, वहां के गवर्नमेंट का भी हो सकता है, वहां के किसी प्राइवेट पार्टनर का भी हो सकता है। नहीं, हाँ उसी के गाइडलाइन के अनुसार होगा, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होगा, लेकिन उसमें काम करने वाले कौन लोग होंगे वो डिसाइड करेगा, जिसका बैंक है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आगे लिखिए। आगे आप यहां तक लिख लिया, फॉरेन बैंक तक। पहले इसके लिए वो पेज छोड़ दो घर पे। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आप लिख लिए, ठीक है। इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए घर पे, इसको दोबारा इसको भी बना लीजिएगा, जो बनाया गया वो उसी को मैच कर जाएगा। अभी आप बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग है, इसमें बना लीजिए, पहले इसको बना लीजिए, मतलब घर पे बनाइएगा। नेक्स्ट आगे लिखिए। हेडिंग एक बैंक का परिभाषा लिख लो पहले, कोई पूछ दे बैंक ही किसे कहते हैं तो ये पता होना चाहिए थोड़ा आपको। बैंक का परिभाषा एक लिख लीजिए पहले। डैश देख लिखिए, बैंक क्या होता है, डैश देख लिखिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार 1949 के अनुसार बैंक वह संस्थान है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार, काहे सिर पे हाथ रख के क्या सोच रही है। बैंक वह संस्थान है जो डिपॉजिट या जमा को स्वीकार करेगा, जो डिपॉजिट या जमा को स्वीकार करेगा, डिपॉजिट या जमा को स्वीकार करेगा, और डिपॉजिटर, ये मतलब क्या लिखेंगे, जमा करता, और जमा करता
जब भी उसे वापस मांगेगा और जमा करता, जब भी उसे वापस मांगेगा, जब भी उससे वापस मांगेगा, वापस मांगेगा, बैंक को वापस करना होगा, बैंक को वापस करना होगा, वापस करना होगा। वापस करना होगा पूर्ण विराम। तो बैंक का परिभाषा समझ गए? बोलो ना जी उसनो। तो बैंक कोई किसे कहता है, ये बात एकदम दिमाग में होना चाहिए। फ्यूचर में कभी हम पूछे तो जरूर बता दीजिएगा, भले कोई पूछे बताए या ना बताए, लेकिन हम खड़ा कर रहे हैं तो जरूर बता दीजिएगा बैंक किसे कहते हैं। बैंक वह संस्थान है, और ये बात लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, वह संस्था है जो डिपॉजिट का पैसा जमा करेगा और जब भी उससे मांगने आए वो मना नहीं करेगा कि जाओ कल लाना। उधारी नहीं है ये, ठीक है, कि कल आना, आज पैसा खत्म हो गया बैंक में, कल देंगे, ठीक है। ये एक लॉजिक नहीं चलेगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और इन सब व्यवस्थाओं को हैंडल करने के लिए अलग से सब बनाया गया है कानूनी व्यवस्था, कि बैंक आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है या कोई भी ऐसा होता है तो अलग के कोर्ट की व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे सुनवाई होगा और बैंक के ऊपर कार्रवाई होगा, ठीक है, या फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए। तो सार्वजनिक बैंक वगैरह तो पूरा वो लिख लिए हैं, तो उसको दोबारा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका हिस्ट्री भी लिख लिए हैं और प्रेजेंट भी लिख लिए हैं। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं लिखे हैं? बाड़ी, अच्छा डेफिनेशन, अच्छा शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं लिखे हो डेफिनेशन? अच्छा भी नहीं लिखो। शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? तो लिख लिए। आदल बोल रहा है, लिख लिए आदल। अच्छा कमर्शियल बैंक, तब हेडिंग डालो कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। डैश देख लिखिए। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, वे बैंक होते हैं जो, कमा देकर, जो साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन इसको बोलते हैं, जो साख सृजन का कार्य करते हैं, साख सृजन का कार्य करते हैं, अर्थात अर्थात विभिन्न प्रकार के, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर, विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर, खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं, खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं, जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं, और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं, वितरण करते हैं, वितरण करते हैं। पूर्ण विराम। अगला हेडिंग डालिएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता। लिखे हैं? नहीं लिखे होंगे, लिखिए। बैंक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता, क्यों नेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी? बैंक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता।
बोर्ड पे देखिए। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के पास आ जाना, सरकारी हो जाना या सार्वजनिक हो जाना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बोर्ड पे देखे। और मान लो कि स्कूल व्यवस्था ही भारत में ले लो, अगर कोई प्राइवेट पार्टनर स्कूल खोलना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहला प्रेफरेंस देगा। और ठीक ठाक अगर स्कूल खोलना है तो कहाँ पे प्रेफरेंस देगा, शहर में। वो छोटे क्षेत्र में क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटी उसको मिल ही नहीं पाएगी। 24 घंटा मतलब अच्छा से उसको लाइट की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, अच्छा से रोड की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा, अच्छा से उसको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, अच्छा अच्छा टीचर नहीं मिल पाएंगे, सारी व्यवस्थाएं उसको नहीं मिल पाएगी। तो वो कोशिश करेगा कि अपना सेटअप पूरा कहाँ पे लगाए, टाउन में लगाए। यहाँ पे लोग फी भी ज़्यादा दे देंगे तो सारा सेटअप हो। तो देश जब आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक ही काम कर रहे थे 1947 के आसपास। 1947 के आसपास जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद से बैंकों को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने पहले कानून बनाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कि सारी बैंकों पर अपना कमांड क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, या बैंकों को सरकार के थोड़ा सा और करीब लाया जाए, क्योंकि ये सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत नियंत्रण था गवर्नमेंट का। 1949 से व्यवस्था चलती रही। लेकिन जितने सारे भारत में बैंकिंग सिस्टम थे प्राइवेट के हाथ में, एक एसबीआई था जो थोड़ा सा सरकार मतलब वो सरकार के हाथ में, पर बाकी सारे बैंक क्या थे, प्राइवेट ही थे। अब वो सबका जो अपना ब्रांच वगैरह से लेकर जितनी सारी चीज़ वो मेन टाउन में ही था, छोटे छोटे गांव शहर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो। अब मान लीजिए कि किसी बैंक आदमी को पैसा अपना जमा करना तो फिर गाँव से चल कर आना पड़ेगा शहर, पूरा उसका दिहाड़ी जाएगा फला ढेम का, बोलो ना जी दोस्तों। तो पहले तो ये बात कि वो गांव में उसका विस्तार नहीं था, दूसरी बात कि पैसे जमा कर लेगा कोई प्राइवेट बैंक तो अपने मनपसंद लोगों को ही लोन में घुमाएगा, जो ज़्यादातर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हीं को लोन देगा कि उसको चुकता करने का ज़्यादा संभावना है। नए नए कोई व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन लेने आएगा तो उसको देने से पहले 4 बार सोचेगा दे या न दे, सामान्य तो उसको पैसा लोन में नहीं दे पाएगा। कोई फार्मर आए लोन लेने के लिए उसको लोन नहीं मिल पाएगा, कोई छोटे छोटे उद्योग सेक्टर वाले उसको लोन नहीं मिल पाएगा। तो सामान्य तो भारत में ऐसा देखा गया कि शुरुआत में जो मतलब बैंकिंग सिस्टम था पूरी तरह से बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था। तो फिर सरकार ने स्टेप लिया कि नहीं, गांव और क्षेत्र छोटे छोटे लेवल पे भी पूरा बैंकिंग सिस्टम डेवलप करना होगा। तो इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण का मतलब वित्तीय समावेशन एक शब्द इस्तेमाल होता है, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। तो वित्तीय समावेशन के लिए यानी कि छोटे छोटे शहरों गाँव क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेटअप को स्थापित किया जाए, इसके लिए फिर राष्ट्रीयकरण पर ध्यान दिया। और 1969 में आप पढ़े हैं 14 जुलाई 1969 को पहले 14 जो प्राइवेट बैंक थे जिनका पेड अप कैपिटल यानी टोटल पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक था, उनको सबको पकड़कर सरकार अपने हाथ में लिया, मतलब उनका पैसा वापस कर दिया। और फिर वो सारा बैंक किसके हाथ में आ गए, सरकार के हाथ। अब चूंकि सरकार के हाथ में आ गए तो सरकार का मोटिव है जनता का विकास करना, देश की इकोनॉमी का विकास करना। प्रॉफिट मोटिव तो उसका सामान्य तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका ज़्यादा क्या है कि जनता के लिए काम करना, क्योंकि सरकार तो जनता के लिए। तो फिर अलग अलग गांव क्षेत्रों में सब बैंकिंग सिस्टम अपना सेटअप होना, सारा चीज़ें आरंभ हुई और फिर प्रक्रिया। तो एक तो पहला मोटिव था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम से छूट गए हैं उनको भी बैंकिंग सिस्टम में क्या करना, मर्ज करना। फिर 14 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आपका वर्ष 1980 में। ये सारा चल ही रहा था तब तक, अभी भी 2014 तक अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन उस प्रकार से नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग अभी भी बैंकिंग सिस्टम से वंचित थे। तो फिर आगे चलकर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम लाया गया, नाम सुने हैं, 2014 में आया प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब जनधन योजना के तहत अभी लगभग 53 करोड़ खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 53 करोड़ खाते जो जीरो बैलेंस पे खोले गए हैं, 53 करोड़, मतलब समझ रहे हैं, मतलब उस समय 2014 तक कितने करोड़ लोग सामान्यतः बैंकिंग सिस्टम से, मतलब इसमें से 30-40 करोड़ तो बैंकिंग सिस्टम से क्या होंगे, दूर ही होंगे, क्योंकि बैंक में जाएंगे 2000 रुपया लगेगा तब आपका खाता खोलेगा। जनधन खाता में बोला गया ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप आइए जीरो, आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए, जीरो बैलेंस, कोई पैसा नहीं जमा करना है, आपका खाता खुल जाएगा। खाता खुलने के साथ साथ आपको 2 लाख का बीमा भी मिलेगा, एक्सीडेंटल बीमा जो भी होता है 2 लाख का बीमा मिलेगा। साथ ही साथ आपको ओवरड्राफ्ट की कुछ सुविधा दी गई कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो 2, 4, 500, 1000 निकालना हो तो ओवरड्राफ्ट के तहत पैसा भी निकाल ले। तो जाहिर सी बात है कि लोग को लगेगा कि एक तो खाता खोलने में पैसा भी नहीं लग रहा है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल ही रहा है, ये सब बीमा वगैरह कुछ कवर है ही इसमें। तो सरकार ने पूरी तरह से इसका मतलब सरकार के इसको समर्थन मिला और पूरी तरह से अभी लगभग 53-54 करोड़ खाते जनधन अकाउंट में खोल लिए गए। तो ये सारा उद्देश्य था। लिखिए फटाफट 3-4 पॉइंट। पहला, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। पहला पॉइंट, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। दूसरा,
बैंकिंग क्षेत्र में निजी एकाधिकार को खत्म करना या नियंत्रित करना। बैंकिंग क्षेत्र में निजी एकाधिकार बैंकिंग क्षेत्र में निजी एकाधिकार को नियंत्रित करना। इसको समझ रहे हैं? मान लो कि सब प्राइवेट ही स्कूल खुल जाए, सब प्रिंसिपल एक दिन मीटिंग करेगा, माहौल बना देगा कि फीस 500 रुपये बढ़ा देना है, बढ़ा देगा। बोलो राजेश सुनो, अब इधर जाए तब भी बढ़ा है, उधर जाए तब भी बढ़ा है, जहाँ जाए सब बढ़ा ही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो बैंकिंग में पूरा प्राइवेट ही रहेगा तो पता चलेगा अपने हिसाब से सारी चीजें हैंडल कर रहा है, उन्हीं का पूरा एक अधिकार है बैंकिंग सिस्टम पे, तो इसको भी कंट्रोल करना था। तीसरा, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। अब आधा लोग तो प्राथमिक क्षेत्र भी भूल गए होंगे, जबकि पढ़ाया जा चुका है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सियरी, फोर्थ और 5 तक पढ़ाया गया, पंचम क्षेत्र तक पढ़ाया गया। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना मतलब जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, छोटे किसान, ये सब को लिए। नेक्स्ट, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। ये समझते हैं क्षेत्रीय असमानता? क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, इसको बात समझ रहे हो? अब जो भी बैंक होगा वो दिल्ली, मुंबई और ये बड़े बड़े सिटी में ही खुल जाएगा। तो बिहार के गोपालगंज में कौन बैंक खोलने आएगा? सासामूसा, कुचायकोट, थामे, हथुआ में कौन खोलने आएगा? बोलो ना जी सुनो। तो बड़े बड़े सिटी में ही रह जाएगा तो वो सिटी डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ों वहाँ फैसिलिटी मिल जाएगी, और जो सिटी में ये नहीं पहुँच पाएगा फिर वो पिछड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं असमानता। मतलब एक स्टेट काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, दूसरा स्टेट काफ़ी पीछे छूट जाएगा, तो इससे क्षेत्रीय असमानता हो जाएगा। एक क्षेत्र ज़्यादा विकास कर जाएगा, जैसे पश्चिमी क्षेत्र अभी डेवलप हो गया, पूर्वी क्षेत्र अभी पिछड़ गया, जबकि सारा रिसोर्स ज़्यादातर किसके पास है? पूर्वी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? रिच है अपने आप में मिनरल्स के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन डेवलप क्या है? गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ये सब डेवलप स्टेट है, और ये सब पिछड़े राज्य हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उस तरह से इसके लिए काम नहीं किया, या बाकी जो भी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की वृद्धि। बैंकिंग सेवाओं की वृद्धि मतलब गांव-गांव में भी बैंकिंग सिस्टम खोले। नेक्स्ट, अनुचित ऋण वितरण को रोकना। अनुचित ऋण वितरण को रोकना। अनुचित ऋण वितरण को रोकना। ये समझ रहे हैं? अब इसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। जैसे विजय माल्या 900 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक एक था, वहां से ये लोन लिया था, जबकि पीछे जो लोन लिए थे विजय माल्या उसको पे ही नहीं किए थे, तब तो दूसरा बार लोन अप्लाई कर दिया पंजाब नेशनल बैंक को। और कोई एक बैंक या कोई एक शाखा इतना लार्ज अमाउंट में लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब जो ब्रांच का मैनेजर था उसको फिर हथेली में चांद दिखाए, भाई आप इतना 900 करोड़ 800 करोड़ समथिंग से आप ट्रांसफर करिए, इतना लोन हमको चाहिए। बोला कि नहीं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। बस बोला कि टेंशन का ले रहे, 100 करोड़ इसमें से आपका हो जाएगा, 800 करोड़ हमारे अकाउंट में भेज दीजिएगा। अब ये बैंक मैनेजर कितना दिन तक बना रहता है, इसका हेड रहता है, काम करता, तब कहीं 100 करोड़ नहीं मिलता। एक ही बार में 100 करोड़ मिल रहा है तो क्यों नहीं सैंक्शन करेगा? नहीं सर इतना में नहीं होगा, तो ठीक है 200 करोड़ लीजिए। सर इतना भी नहीं होता, 300 करोड़ आप ले लीजिएगा, हमको 2500 करोड़ दीजिएगा। ऐसे करके उसको लोन सैंक्शन कर दिया गया, और पता चला कि सारा लोन उसका डूब गया। बाद में पकड़ाया सब और उस पर कार्रवाई हुई। तो इस तरह से गैर का मतलब अनुचित कार्य हो जाते हैं। पब्लिक ठीक से उसको पहचाना नहीं, कुछ घूस, मान लो कि 5 लाख लोन लेने कोई एक व्यक्ति गया, अब उसके पास चुकता करने के भविष्य में कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लोन पास कर रहा है उसको बोला कि 50,000 इसमें से आपका हो जाएगा, हमको 4.5 लाख चाहिए। तो बस वो 50,000 अपने पास 4.5 लाख थमा दिया, पता चला 3-4 महीना बाद लेके वो कहीं भाग गया, काम खत्म। तो अनुचित जो लोन होते हैं उससे क्या करना था? बचना था कि उस पर कमांड रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक लिख लीजिए लास्ट, चाहे ठीक है रहने दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, 2 घर से लिख कर लाइएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ और बैंक राष्ट्रीयकरण के हानि या नुकसान। घर से इसको लिख के लाइएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ और बैंक राष्ट्रीयकरण के नुकसान।
पूर्ण विराम। घर से कल लेकर 5 पॉइंट दोनों में सोच विचार के लिखिएगा, ठीक है। आगे कल चर्चा जारी रहेगी, बाकी जो बातें हैं वो डिस्कशन में आएगी। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये जितना बाकी है ये सब आएगा, ठीक है। पीछे एक बार रिविजन कर लेना, जिसका क्लास छोटा वो 2 वीडियो पहले डलाया गया है, उसको पहले देख लेना अभिषेक सर वाला। उसके बाद से फिर आगे इसका फ्लो चार्ट भेज दे रहे हैं, जाके घर पे बढ़िया से बना लेना। ओके, धन्यवाद।